नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में साथियों आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे साथियों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है और अन्य सभी जानकारियाँ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हम आज के पहले प्रश्न पर। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एक से एक चुनिंदा प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको अच्छा लेवल प्रश्नों का देखने को मिलेगा साथियों, तो सेशन को छोड़ के बीच में ही भागना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका मन होगा सेशन को छोड़ने का साथियों, यानी स्किप करने का, तो स्किप नहीं करना है, अंत तक जुड़े रहना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, इसका आपको उत्तर बताना है। बताइएगा, लाल यानी रेड डाटा बुक में किस से संबंधित डेटा होता है। इस तरह से भी आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी लाल डेटा बुक में किस तरह के से संबंधित होता है। तो बताइए किस तरह से संबंधित होता है। ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध के सभी पौधों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन बी है सभी जानवरों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन सी है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जानवरों की प्रजातियां हैं, लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। यानी बात की जा रही है आपकी रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक में किस तरह की प्रजातियां होती हैं, तो लुप्तप्राय प्रजातियों का डेटा रखा जाता है। ठीक है साथियों, जिसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जनसंख्या वृद्धि क्रम का अध्ययन तथा भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाने को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आपको इसका उत्तर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन ए है डेमोग्राफी कहते हैं। क्या डेमोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, कोलोग्राफी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, जिसमें मानव जनसंख्या वृद्धि क्रम का अध्ययन किया जाता है और भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाने का। ठीक है, किसी में बोलते हैं तो इसे बोलते हैं डेमोग्राफी। इसको आपको याद रखना, क्योंकि प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एएसआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को देना है। ऑप्शन ए है 1945 में, 1988 में, ऑप्शन सी है 1861 में, ऑप्शन डी है 1999। तो साथ ही बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1861 में की गई। कब की गई थी, 1861 में की गई थी। ठीक है, एएसआई की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, तो एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रख लेना है। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है, एस्केरिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है। अच्छा प्रश्न है साथियों और नया प्रश्न होगा आपके लिए, तो इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। मच्छर के काटने से होता है क्या, तसे तसे मक्खियाँ होती है, ये मक्खी का नाम है, इससे होता है। ठीक है, बिना पके सुअर का सेवन करने से होता है क्या, यानी कच्चा मांस खाने से होता है। एक्स रेसिस के अंडे अंडे से दूषित पेयजल से होता है। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो एक्स कैरिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है, यह एक्स कैरिस के अंडे के दूषित पेयजल से फैलता है, यानी ऑप्शन आपका जो डी है होता है। जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, जिससे हम, जिसमें क्या है इनके अंडे होते हैं, इसको हम पी लेते हैं, तो क्या है हमें एस्केरिस संक्रमण हो सकता है। ठीक है साथियों, तो आपका इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल एक विशेष समय के दौरान। साथ ही सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सेशन को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। अच्छे प्रश्न लगे आपको तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, या आप किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब साथियों कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछे ही जाने वाले हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है साथियों, आपके पास अब मात्र 30 दिन का समय रह गया। मात्र कितने दिन का समय है, 30 दिन का समय है। 10 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, यानी आपके पास अब 30 दिन का समय है। ठीक है साथियों, 30 दिन से भी एक दिन कम रह गया है आपके पास।
तो तैयारी को जोरों से तोरों से लगे रहिए साथियों। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे और जिनसे आपको पता भी चलेगा इस तरह के प्रश्न आप कैसे हल करते हो, ठीक है। वे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन का हर साल एक विशेष समय के दौरान दूसरी भूमि पर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, अंडे देने के लिए अपने प्राकृतिक आवास में मौसम बहुत ठंडा और दुर्गम हो जाता है, क्यों, क्या कहलाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के प्रश्न है साथियों, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, एनसीईआरटी में दिया गया प्रश्न है और एनसीईआरटी से ही लिया गया प्रश्न है। निवासी पक्षी कहते हैं, उड़ान पक्षी कहते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं, यात्रा करने वाले पक्षी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रवासी पक्षी कहते हैं। कैसे पक्षी कहते हैं, ऐसे पक्षी जो जलवायु परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रवासी पक्षी, ठीक है। ये आपके धाना पक्षी बिहार जो राजस्थान में है, कौन सा, धाना पक्षी बिहार कहाँ पर है साथियों, ये राजस्थान में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ साइबेरिया से जो सारस होते हैं ना, ये प्रवासी पक्षी हैं जो एक विशेष मौसम के दौरान कहाँ पर आते हैं, राजस्थान में आते हैं और आकर के अपना प्रजनन करते हैं, ठीक है साथियों। जिन्हें जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, धाना पक्षी बिहार कहाँ पर है, भरतपुर में है। कहाँ पर है साथियों, तो भरतपुर जिले में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना, प्रवासी पक्षियों से आपको प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, स्थानिक प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है वे विशेष रूप से एक विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है स्थानिक प्रजातियां कभी लुप्तप्राय नहीं हो सकती, केवल वे चिड़ियाघरों और वनस्पति उद्यानों में पाए जाते हैं, वे अपने आवास के निवास से प्रभावित नहीं हैं। यानी प्रश्न नंबर 6 है स्थानिक प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, वे विशेष रूप से एक विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं स्थानिक प्रजातियों के बारे में यह बात सत्य है कि वे विशेष रूप से एक विशेष आवास में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है साथियों, इसका आपको उत्तर बता देना है। घर में अनाज के भंडारण के लिए किन पत्तों का उपयोग किया जाता है, तो किन पत्तों का उपयोग किया जाता है बताइएगा। महुआ पत्ते का उपयोग किया जाता है, सूखे नीम के पत्तों का, धतूरे के पत्तों का और सूखे तुलसी के पत्तों का। बात की जा रही है अनाज भंडारण की। जब हम अनाज भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं अपने घरों में, तो उसके में जब पत्तियां डालते हैं, किसकी पत्तियां डालते हैं अनाज के साथ में, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 है सूखे नीम के पत्ते। किसके डालते हैं, सूखे नीम के पत्ते। क्या है, कीटनाशक होते हैं, इनसे क्या है कीड़ा नहीं लगते हैं। यानी जो गेहूं होता है ना, गेहूं के अंदर जो कीड़े लगते हैं ना, उन्हें लगने से क्या है रोकते हैं। तो हमें सूखे नीम के पत्ते हम डालते हैं, ठीक है, गेहूं के भंडारण में। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है, ठीक है साथियों। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। सेब, संतरा, अनार, केला खाने के बाद संतरे का स्वाद बाकी सभी से भिन्न था, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से किस तरह से प्रश्न बना के पूछा गया आपसे, क्यों भिन्न था। केले को खाने के बाद इन सभी का क्या है जो स्वाद क्या था, भिन्न था। क्या था, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो बताइएगा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेब, संतरा, अनार और केला खाने के बाद संतरे का स्वाद, बात किसकी की जा रही है, संतरे की। तो संतरे के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी, और विटामिन सी पाया जाता है तो इसलिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। देखो सेब खाया है, संतरा खाया, अनार खाया, केला खाया, लेकिन संतरे का स्वाद बाकी से क्या है, अलग है। तो संतरे में क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी फल होते हैं ना, खट्टे फल होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अर्ध अवस्था में बहुत तेजी से बढ़ने वाले सूक्ष्म जीव हैं। अर्ध अवस्था में तो बताइएगा कौन से जीव ऐसे हैं जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, वेरी फास्ट ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, बताइएगा। तो ऑप्शन ए है फंगस, कुकुरमुत्ता है क्या। ऑप्शन बी है जीवाणु हो जाएगा क्या आपका। ऑप्शन सी हो जाता है ईस्ट हो जाता है क्या। ऑप्शन डी है कीट। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है साथियों, आपको बता देना है। तो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अर्ध अवस्था में, ठीक है, क्या करते हैं, अधिक तेजी से गुणन करते हैं, ठीक है साथियों। इसका यानी ऑप्शन आपका बी जो राइट है आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एक से एक अच्छे लेवल के प्रश्न है, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के पटक दिया आपके सामने, अच्छे लेवल के प्रश्न है और इस तरह के ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, इस तरह के ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा किस राज्य में स्थित है। नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लाइब्रेरी कहाँ पर, लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है तमिलनाडु में स्थित है क्या, आंध्र प्रदेश में स्थित है क्या, महाराष्ट्र में स्थित है क्या, कर्नाटक में स्थित है। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देना है। तो कहाँ पर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। NARL, इसको भी आपको याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी क्या है, शॉर्ट फॉर्म की भी फुल फॉर्म पूछ लेता आपसे, शॉर्ट फॉर्म की क्या पूछ लेता, फुल फॉर्म पूछ लेता, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। ये दिया है आपका फुल फॉर्म, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, ठीक है साथियों। बताइएगा जो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट IISU कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित होगा साथियों, बताना है आपको। हैदराबाद में स्थित है क्या, बेंगलुरु में स्थित है क्या, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, कोची में स्थित है? बात की जा रही है आपकी इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका, तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। कहाँ पर होगा, इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट की बात की जाती है तो तिरुवनंतपुरम को आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। तो इसे याद रखेंगे, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। किस वर्ष में डॉक्टर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे AEET की शुरुआत की गई थी? तो बताइएगा AEET की शुरुआत कब की गई थी साथियों? तो इसका आपको आंसर बता देना है। ऑटोमेटिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे कब की गई थी इसकी स्थापना? 1951 में की गई थी क्या साथियों? 1954 में की, 1957 में, 1960 में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक राइट आंसर आपको बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर है, तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। किसकी? डॉक्टर भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इस तरह के प्रश्न आपको MP टेट में देखने को मिलेंगे। यदि आप चाहते हो कि किस तरह के प्रश्न MP टेट में पूछे गए थे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के ओल्ड पेपर की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। वहाँ पर मैंने पर्यावरण अध्ययन के जो आपके पेपर आए हैं उसमें से जो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है उसे अलग करके और मैंने आपको वहाँ पर प्रश्न करवाए हैं और संपूर्ण विश्लेषण के साथ में भी करवाए हैं, यानी उससे जो संबंधित जानकारी है वो भी मैंने आपको वहाँ पर भी बताई है। तो आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारे सेट मिल जाएंगे, क्रम वाइज से आप एक एक करके सभी को देख लीजिएगा, ठीक है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे साथियों। जिससे क्या है, आपको MP टेट में आए हुए प्रश्न की तो जानकारी मिलेगी, साथ में आपको नए प्रश्न भी उसके साथ में देखने को मिलेंगे और उसका जो विश्लेषण है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी साथियों, ठीक है, जा करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि वो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बोला है दोनों आपको एक बार जरूर देखना है साथियों। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप द अरेसिवो कब ढह गया यानी नष्ट हो गया? तो बताइएगा द अरेबिको कब नष्ट हो गया? तो दिसंबर 2020 में हुआ था क्या, जनवरी 2022 में हुआ था, फरवरी 2021 में हुआ था, मार्च 2021 में? यह क्या है, स्पेस साइंस से प्रश्न है साथियों। तो यहाँ से आपको प्रश्न इसी तरह के देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों को आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। द अरेबिको कब ढह गया था यानी कब नष्ट हो गया था? ये हो गया था दिसंबर 2020 में। कब हो गया था? तो दिसंबर 2020 में यह नष्ट हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 2000 टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है दूसरा, ठीक है।
ये प्रश्न भी आपको बन सकता है कि सबसे बड़ा दूसरा टेलीस्कोप कौन सा है, तो द अरेसिबो है, ठीक है, अरेसिबो है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना दिया जाता है आपके लिए, तो प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उत्तर के साथ में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि सेशन अच्छा लग रहा है साथियों, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं साथियों, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, या आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था, तो किस वर्ष खोला गया था, 1950 में, 1955 में, 1960 में, 1963 में। बात की जा रही है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी फॉर्मली, इसको कब खोला गया था, तो इसे कब खोला गया था, क्वेश्चन नंबर जो 14 का राइट आंसर है, तो इसे 1950 में खोला गया। कब खोला गया, तो 1950 में खोला गया, इसे आपको याद रख लेना, ठीक है साथियों। कब खोला गया था, तो 1950 में खोला गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। जॉन बर्नवास को निम्नलिखित क्षेत्र में से किस योगदान के लिए जाना जाता है, तो इसे किस योगदान के लिए जाना जाता है बताइएगा। आणविक प्रणाली और विकास के लिए जाना जाता है, डायनेमिक सिस्टम एंड इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, रॉकेट सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, जेनेरिक सिस्टमेटिक्स एंड एवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक सही है, आपको बताना है। जॉन बर्नवास को किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, ठीक है साथियों। इसका जो उत्तर है आणविक प्रणाली और विकास, यानी मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसे आपको याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं आणविक प्रणाली और विकास के लिए किसे जाना जाता है, तो जॉन बर्नवास को जाना जाता है, ठीक है। इसे आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पाद राज्य है, तो कौन सबसे बड़ा गन्ना उत्पाद राज्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा क्या आपका, या मध्य प्रदेश होगा। तो इनमें से जो होगा, तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन करता है तो कौन करता है, यह आपका उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है साथियों। आगे है अगला प्रश्न आपके सामने, नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड का ब्रांड नाम बाजार के रूप में लोकप्रिय है, तो ये किस नाम से लोकप्रिय है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है साथियों। किसान नाम से लोकप्रिय है, खेती नाम से लोकप्रिय है, NFL के नाम से लोकप्रिय है, या कृषि नाम से लोकप्रिय है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बात की जा रही नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का ब्रांड नाम बाजार में किसान नाम से आपका जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये किसान नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, किसान नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रत्यक्ष अपवाह की अनुपस्थिति में धारा के सतत प्रभाव को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, MP टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। MP टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्यक्ष अपवाह की उपस्थिति में एक धारा के सतत प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहते हैं, आधार प्रवाह कहते हैं, यानी बेस फ्लो कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रवाह कहते हैं यानी डायरेक्ट फ्लो कहते हैं, मजबूत प्रवाह कहते हैं, गैस्ट्रो फ्लो कहते हैं, सीधा प्रवाह बोलते हैं, स्ट्रेट फ्लो बोलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 18 का राइट आंसर है साथियों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार प्रवाह बोलते हैं, यानी बेस फ्लो कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव की अनुपस्थिति में एक धारा के सतत प्रभाव को कहते हैं आधार प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के ढीलेपन के बारे में गलत है, गलत पूछा है साथियों। तो यह जड़ों की गहराई तक जाता है, यह जड़ों की गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है, क्या ये गलत हो जाएगा। ढीली मिट्टी जड़ों की आसानी से सांस लेने देती है, क्या ये सही हो जाएगा। ढीली मिट्टी में मौजूद केंचुआ रोगाणुओं के विकास में मदद करती है, क्या ये सही हो जाएगा। तो बताइएगा, आपके सामने 3 है, 3 में से गलत आपको एक बताना है। तो ऑप्शन 1 है केवल 2 3 होगा, ऑप्शन सी है केवल 3 है, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2 होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एक सही होगा।
तो निम्नलिखित में से गलत पूछा है। तो यह जड़ों को मिट्टी की गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता। ये कैसा है साथियों? बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन आपका केवल एक सही हो जाएगा। ढीली मिट्टी जड़ों को आसानी से सांस लेने देती है, ये बात भी सत्य है साथियों। ढीली मिट्टी में मौजूद केंचुए रोगाणुओं के विकास में मदद करती है, ये भी बात कैसी सत्य है। तो ऑप्शन आपका एक बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीज क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल नहीं है? नहीं पूछा है साथियों, नहीं बताना है। ठीक है, बीज अधिनियम 1966 हो जाएगा क्या? बीज समीक्षा दलदल एनसीईआरटी 1968 हो जाएगा क्या? कृषि बीज समूह राष्ट्रीय आयोग 1972 होगा क्या? धारणा बीज नीति 2002। इससे आपके साथियों 4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एक प्रश्न से ही 4 प्रश्नों के उत्तर क्लियर होंगे साथियों आपके। क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो राइट आंसर होने वाला है तो बताइएगा। तो धारण नीति 2020 होगा। कौन सा होगा? तो धारण नीति कौन सा हो जाएगा? धारण बीज नीति 2002 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं है। धारण बीज नीति 2002 ये क्या है? नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट आंसर है, तो राइट आंसर क्या नहीं होगा? डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नहीं पूछा है। तो बीज अधिनियम 1966 में आया था। कब आया था साथियों? इसको याद रख लेना है कि बीज अधिनियम 1966 में आया था। बीज समीक्षा दलदल आरटी 1968 में आया था आपका। ठीक है, कृषि बीज समूह राष्ट्रीय आयोग 1972 में आया था। ठीक है, कब आया था इसकी बात करते हैं, तो 1972 में आया था। आपके 1, 2 और 3 और एक ये वाला प्रश्न, यानी 4 प्रश्न यहाँ से आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा साथियों, कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाते हैं क्या? 12 मई को मनाते हैं क्या? 21 मई को मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं? बात की जा रही है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। 21 का नंबर का जो है उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। ठीक है, ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाते हैं? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 22 मई को मनाया जाता है। चलते हैं हम आगे। किस देश में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो किस देश में पाए जाते हैं ये? चीन में, नेपाल में, दक्षिण में, भारत में? तो आपके ये भारत में हो जाएंगे। और भारत में यदि बात की जाती है तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले के गैंडे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको भी आपको याद रखना। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डैन स्मिथ ने किया था, लुईस राइट ने किया था, मिशेल माइकल ने किया था और इल्डफॉन्स शेरडा। तो किसने किया था? एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। ये भी प्रश्न आपका एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। नगरीकरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, इससे आपको याद रखना। ये किया था ऑप्शन डी, यानी इल्डफॉन्स शेरडा ने किया था। किसने किया था? इल्डफॉन्स शेरडा। नगरीकरण इल्डफोर्ड शेरडा है। ठीक है, इसके याद रखेंगे ऐसे करके। अगला प्रश्न आपके सामने है, जंगल में एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ केवल जंगली जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हैबिट्स? तो इसका आपको जो है राइट आंसर। तो साथियों प्रश्न है, पर्यावास या आवास हैबिटेट शब्द का क्या अर्थ है? साथियों यहाँ पर हिंदी टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, तो इसकी जगह पे आपको ये कर लेना है, पर्यावास आवास हैबिटेट शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है साथियों, तो क्या अर्थ है इसका, तो आपको बताना है। जंगल में एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ केवल जंगली जानवर रहते हैं, क्या इसका ये अर्थ है साथियों? वन का एक विशिष्ट क्षेत्र जहाँ केवल पक्षी रहते हैं, क्या ये अर्थ हो जाएगा? समुद्र में एक विशिष्ट स्थान जहाँ पर कोई मछली नहीं रहती, क्या ये हो जाएगा? भौतिक वातावरण जिसमें एक जीव रहता है, क्या ये अर्थ होगा? ऑप्शन डी आपके सामने, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हैबिटेट? तो हैबिटेट यानी आवास है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। आवास शब्द का क्या अर्थ है? तो आवास शब्द का अर्थ है भौतिक वातावरण जिसमें एक जीव रहता है। भौतिक वातावरण जिसमें कौन रहता है? एक जीव रहता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हैबिटेट, यानी भौतिक वातावरण जिसमें एक जीव रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हैबिटेट शब्द का अर्थ है भौतिक वातावरण जिसमें एक जीव रहता है, यानी ऑप्शन आपका जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आपको दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा, वे बस्तियां जिनमें मकान दूर दूर तक फैले होते हैं और अक्सर
खेतों से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है साथियों। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।